तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 17 सितंबर से आपका एग्जाम प्रस्तावित है और अब ये एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ने वाली मेरे भाई, 17 सितंबर से ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो मृदा विज्ञान सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं आपके एग्रीकल्चर टॉपिक में वो आपके मृदा विज्ञान से ही आते हैं। इसके टॉप 150 प्रश्नों को हम करने वाले हैं जो एमपीएसबी एप्टेक ने अपने लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे। जैसे इससे पहले हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न होंगे, साथ ही साथ में इससे पहले जो भी आपका एमपी कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम था वहां से भी जो प्रश्न बने हैं उन सबको एकदम छांट करके लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं। और ये 150 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए वन लाइनर फैक्ट होंगे, ये वन लाइनर के आधार पर हम 150 प्रश्न कवर करेंगे। मुश्किल से 40 या 45 मिनट में हम ये पूरे फैक्टों को कवर कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, देखिए प्रश्न नंबर 1 है मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भाई मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं जो वर्णन हम करते हैं इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में उच्च पौधों की वृद्धि, पोषण और उपज के दृष्टिकोण से मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी कहते हैं, जिसमें पौधे की वृद्धि, पौधे कैसे वृद्धि कर रहे हैं, उनका पोषण कैसे होता है, उनके उपज के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारे अध्ययन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। भाई कौन सा ऐसा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है, तो यह है जिंक जस्ता, जिसका सूत्र Zn होता है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है, इसकी कमी भारतीय मृदाओं में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 मृदा के कणों के आकार के वितरण को किस नियम के द्वारा मापा जाता है, यानी जो मृदा है, अपनी जो मिट्टी है, इसके कणों का आकार किस प्रकार का है, इसको किस प्रकार से वितरित किया गया है, इस वितरण को हम किसके द्वारा जो है काउंट करते हैं, किसके द्वारा हम इसको मापते हैं, मेजरमेंट इसका कैसे करते हैं। तो स्टोक का नियम है, इस स्टोक के नियम के द्वारा जो है हम मृदा के कणों के आकार के वितरण को मापते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए काली कपास मृदा किस मृदा गण यानी कि कौन से सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आती है। जो काली मिट्टी होती है ये आपका वर्टिसॉल के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्टिसॉल के अंदर काली कपासी मृदा आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी भी जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इतना टाइम मिलने के बाद भी, तो अभी भी आपके पास में लगभग मान के चलिए 25 दिन का समय बचा हुआ है। समय का सदुपयोग कीजिए और मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के जो है अपनी तैयारी को और मजबूत आप कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट आपके मिलने वाले हैं। पूरा सीसेट मिलेगा जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान संबंधित विषय पर आधारित ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। पूरा थ्योरी नोट्स रहेंगे, एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपका सीसेट हो गया। उसके बाद में जो आपका एग्रीकल्चर के पूरे 10 यूनिट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, 10 की 10 यूनिट के कंप्लीट आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में जो हमने पेपर सेट करा रखे हैं सीसेट के और आपके एग्रीकल्चर के दोनों के पेपर सेट भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहां पर हो जाएगी, कम टाइम में और कम पैसे में। मात्र 199 रुपए में आपको जो है ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। टेलीग्राम बैच है जहां पर आपको ये नोट्स मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। सर कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, एडमिशन कैसे लेना है, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है। क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7052547003 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट हमारे पास में आएगा हम वेरीफाई करेंगे हाँ आपने पेमेंट किया है। उसके साथ साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप की 2 लिंक सेंड कर दी जाएंगी, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। पहली जो लिंक रहेगी वो आपकी सीसेट के लिए रहेगी, यानी कि सीसेट वाली ये सारे सब्जेक्ट वहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ में। दूसरी वाली जो लिंक रहेगी वो आपकी एग्रीकल्चर की रहेगी, 10 के 10 यूनिट की कंप्लीट थ्योरी नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये सब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और ये जो हम क्लास करा रहे हैं ये भी आपकी इस एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में इसकी भी पीडीएफ जाएगी और कहीं पर ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। तो अब समय मत गवाइए, जितना भी समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लीजिए। अगर आपने कहीं और से भी कोर्स परचेज कर लिया है लेकिन आप बढ़िया रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम से पहले पहले, तो भी आप इन नोट्स को परचेज करके अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, स्टडी मटेरियल पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए 6 नंबर पर चलते हैं, स्पीड में चलेंगे। अब 150 प्रश्न अपन को आज ही निपटाने हैं
और 40 मिनट के अंदर निपटाने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क्षारीय मृदा एल्काइन सॉइल को सुधारने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? भाई कहीं कहीं पर जो मिट्टी होती है वो क्षारीय होती है ना, अब वहाँ पर खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम जिप्सम डाल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट इसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? भाई क्षारीय मृदा को आप कृषि योग्य बना रहे हैं तो जिप्सम मिला दे रहे हैं, लेकिन अगर मृदा अम्लीय है, अब उसको कृषि योग्य बनाना है तो क्या करेंगे? तो हम चूना लाइम को मिला देंगे। ठीक है, लाइम यानी चूना को मिला देंगे, तो वो जो मिट्टी है वो कृषि योग्य हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8, मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन CN रेशियो का सामान्य अनुपात कितना होता है? नॉर्मल मिट्टी में कितना अनुपात रहेगा पूछ रहे हैं, तो 10:1 से 12:1 के बीच में होता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, जो नॉर्मल मिट्टी हमारी होती है। भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो आपकी जलोढ़ मृदा हो जाएगी, एलुवियल सॉइल जो है वो हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला, मृदा का रंग मापने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है कि मृदा किस रंग की है? तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? मुनसेल कलर्ड चार्ट का प्रयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है, ठीक है ना, कथन निष्कर्ष बना करके पूछ लिया था कि मुनसेल चार्ट का प्रयोग हम मृदा की जो है कलर को मापने के लिए करते हैं, या फिर इसका जो है रंग क्या कहते हैं क्षारीयता अम्लीयता मापने के लिए करते हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है। इस तरह से प्रश्न बना करके आपसे पूछ सकते हैं। तो ये वन लाइनर फैक्ट आपके काफ़ी काम आने वाले हैं प्रश्न में, ये आपके कथन वाले प्रश्न में भी काम आएंगे, साथ ही साथ कभी कभी जोड़ी मिलाने के लिए भी अब एप्टेक देने लगा है, ESB एप्टेक जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न भी देने लगा है, वहां पर भी ये वन लाइनर आपका काम करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है? जल अपर्दन वाटर इरोजन की वजह से कौन सी व्यवस्था है जिसे किसान की मौत कहा जाता है, डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है? क्योंकि इसमें उपज जो है, उपजाऊ परत जो होती है, ऊपर वाली जो उपजाऊ परत होती है वो पूरी तरह से बह करके नष्ट हो जाती है। बताइए क्या है? इसे हम परत अपर्दन कहते हैं, सीड इरोजन कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। मृदा के स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी का सामान्य मान कितना होता है? बताइए स्थूल घनत्व का मान कितना होता है? तो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13, पौधों के लिए उपलब्ध जल यानी अवेलेबल जो वाटर होता है किन दो मृदा नमी स्थिरांकों के बीच का जल होता है? यानी कि कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जहां पर वो जल जाकर के फंस जाता है, जिसका यूज जो है पौधे अपने भोजन बनाने के लिए जड़ों के माध्यम से कर लेते हैं, वो कौन सा जल होता है, यह आपसे पूछ रहे हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्र क्षमता और स्थायी मिलान बिंदु। ये क्षेत्र क्षमता होता है, फील्ड कैपेसिटी होती है, एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर ये जल जाकर के फंस जाता है, उसका उपयोग जो है पौधे अपने यूज में कर लेते हैं। ये पौधों के लिए उपयोगी जल होता है। ठीक है, अगला 14 नंबर, किस खनिज मिनरल के अपक्षय से मृदा में फास्फोरस प्राप्त होता है? कौन सा खनिज है जो मृदा में मिल जाता है जिसके अपक्षय से हमें क्या प्राप्त होता है? फास्फोरस प्राप्त होता है, तो यह है एपेटाइट। क्या है? एपेटाइट। अगला, मृदा में उपस्थित कुल रंध्र स्थान, ठीक है, पोरोसिटी की गणना के लिए किन दो घनत्वों की आवश्यकता होती है? तो पोरोसिटी की गणना के लिए हम क्या करते हैं? स्थूल घनत्व और कण घनत्व दोनों को लेकर के चलते हैं, तो हमें पोरोसिटी की मात्रा पता चल जाती है। 16, लाल मृदा का लाल रंग किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो भाई आयरन ऑक्साइड, जिसे हम हेमेटाइट भी कहते हैं। आयरन का रंग लाल होता है, आपने देखा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो अपना मंगल ग्रह है ना, मंगल यानी मार्स ग्रह को हम क्या कहते हैं? लाल दानव, वो लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ की मिट्टी में केवल आयरन ऑक्साइड ही मिलेगा और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, और आयरन ऑक्साइड का रंग लाल कलर का होता है, इसलिए पूरा का पूरा जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखाई देता है, और हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जिसे हम हेमेटाइट कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अमोनिया का नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में जैविक ऑक्सीकरण करना क्या कहलाता है? तो अमोनियम का नाइट्राइड और फिर नाइट्रेट में जैविक ऑक्सीकरण, यानी पहले तो नाइट्राइड बनेगा और फिर नाइट्रेट बन जाएगा, तो इस प्रकार के ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, 18 नंबर देखिए, नाइट्रीकरण प्रक्रिया में नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है? बताइए, जो इस नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदल देता है, बताइए कौन सा जीवाणु होता है? तो ये होता है नाइट्रोबैक्टर। कौन होगा? नाइट्रोबैक्टर होता है, जो नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदल देता है। देखो होता क्या है, आपने दाल के पौधे देखे हैं, दाल के पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो अलग ही लेवल की जड़ें होती हैं। ये क्या करती हैं? वायु में जो 78% नाइट्रोजन है ना, इस 78% नाइट्रोजन को ज्यादा से ज्यादा खींच करके मिट्टी में मिला देती हैं। ठीक है ना, अब जब नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है तो वो खेत कैसा हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। अब ये काम करता कौन? ये नाइट्रोबैक्टर इसमें होते हैं। ठीक है, राइबोजियम होता है, ये ऐसे नाइट्रोबैक्टर होते हैं जो इस नाइट्रोजन को खींच करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और ये जो नाइट्रोबैक्टीरियम होते हैं, ये पाए कहां पर जाते हैं? तो दलहनी पौधों में ज्यादातर पाए जाते हैं, स्पेशली MP में सोयाबीन जो बोई जाती है वहां पर आपको ये नाइट्रोबैक्टर देखने को मिल जाएंगे। 19 नंबर, मृदा में नाइट्रेट यानी कि NO3 का नाइट्रोजन गैस N2 में अपचयन करना क्या कहलाता है, जिससे नाइट्रोजन की हानि होती है? इसको हम विनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर, मृदा कणों का वह व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है जो मृदा की भौतिक स्थिति निर्धारित करता है? तो मृदा की भौतिक स्थिति निर्धारित करने वाले
व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। तभी कहते हैं भाई ये सॉइल इस रंग की, इस इतने आकार में पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है, इसके कणों का आकार ये होता है। ये हम कैसे बता पाते हैं? मृदा संरचना की वजह से, सॉइल स्ट्रक्चर की वजह से बता पाते हैं। 21 नंबर देखिए, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर कौन सी मानी जाती है? तो यह है क्रमबद्ध संरचना। क्रमबद्ध संरचना जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। क्रमबद्ध संरचना अगर हो गई तो भैया हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। अगला, धनायन विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सीईसी इसको कहते हैं, सबसे अधिक किस क्ले, किस खनिज मिनरल में पाई जाती है? तो ह्यूमरस और वर्मीक्यूलाइट में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, सीईसी। अगला 23 नंबर, भारतीय जलोढ़ मृदा को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि जो भारतीय जलोढ़ मृदा है इसको कौन से मृदा के अंतर्गत रखा गया है? इसको हम इंसेप्टियोल और एंटीसोल के अंतर्गत रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 24 नंबर, लैटेराइट मृदाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो लीचिंग यानी निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा लैटेराइट मृदाओं का निर्माण होता है। कौन सा सहजीवी कवक पौधों की जड़ों में रहकर उन्हें फास्फोरस अवशोषित करने के लिए मदद करता है? कौन हो जाएगा? तो माइकोराइजा हो जाएगा, VAM इसको हम कहते हैं। माइकोराइजा VAM जो है वो क्या काम करता है? पौधों की जड़ों में रहता है और उन्हें फास्फोरस अवशोषित करने में उनकी हेल्प करता है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर है वह कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों में अत्यधिक गतिशील, हाईली मोबाइल होता है लेकिन मृदा में अगतिशील होता है? यानी कि पौधों में तो बहुत तेजी से, जैसे ये पौधे हैं, है ना, तो ये एक ऐसा तत्व है जो इन पौधों में तो बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे चौथे चौथे घूमता घामता रहता है, लेकिन मिट्टी में वो घूम नहीं पाता है, मिट्टी में बेचारा फंस गया तो यहीं फंसा रह जाता है। ऐसा कौन सा जो है पोषक तत्व है? तो यह है फास्फोरस। फास्फोरस बेचारा ऐसा होता है पूरे पेड़ में घूमे आएगा, लेकिन अगर मिट्टी में गलती से गिर गया तो फिर वहीं फंस जाएगा। मिट्टी में गतिशील नहीं होता है, मिट्टी में मोबाइल नहीं होता है फास्फोरस, ठीक है। 27 नंबर देखिए, मृदा में लवणता यानी सैलिनिटी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चालकता मीटर यानी EC मीटर का प्रयोग किया जाता है। 28 देखिए, लवणी मृदा सलाइन सॉइल की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत चालकता कितनी होती है? तो 4 डेसी पर मीटर से अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगला देखिए 29 है मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के जीरो संस्तर, ठीक है, जीरो हॉरिजन को किस प्रकार की मृदा में देखा जा सकता है? तो जंगली या वनी मृदा में जो है इस प्रकार के जीरो जो संस्तर है इसको हम देख सकते हैं। अगला 30 नंबर, जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग वाली मृदाओं में किस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है? तो मीथेन का। जैसे कि आपने धान के खेत देखे होंगे, धान के खेत में क्या होता है? पानी भरा रहता है और धान के खेत में से मीथेन काफी मात्रा में निकलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी। कई बार पूछी गई है मीथेन कहाँ पर पाई जाती है? तो पहली बात तो कीचड़ में पाई जाती है, या फिर अगर खेती की बात करेंगे तो धान की खेती में पाई जाती है। जल भराव वाली जितनी भी होंगी वहां पर आपको मीथेन गैस मिलेगी। 31, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ISSS के अनुसार सिल्ट कणों का आकार कितना होता है? तो सिल्ट कणों का आकार 0.02 mm से 0.002 mm तक होता है। इसका आकार बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आवश्यक पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने दिया था भैया? यह सिद्धांत किसने दिया था? अर्नोन और स्काउट ने 1939 में दिया था। हमने इसकी थ्योरी आपको पूरी 10 की 10 यूनिट दी हैं। मृदा साइंस यानी सॉइल साइंस की थ्योरी अलग से हमने आपको दी है। वो थ्योरी जिन लोगों ने नोट्स लिया होगा वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग पढ़ करके जरूर आया करो, ठीक है ना। अब अगली जो वीडियो होगी वो आपकी वाटर मैनेजमेंट पर होगी, ठीक है। वाटर साइड मैनेजमेंट करके एक आपकी चैप्टर है, उसके 150 हम महामैराथन 150 प्रश्न लेकर के आएंगे, तो वो आप पढ़ करके आना। आपके नोट्स वाले ग्रुप में हमने डाल रखा है वाटर मैनेजमेंट, अच्छे से पढ़ करके आना, वहां से हम क्वेश्चन 150 प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया वो नोट्स ले लेंगे, जिससे कि काफी हेल्प मिल जाएगी आपकी। इसी तरह से पढ़ना है आपको। अगर आप जीरो लेवल पर हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो हम यही करेंगे आपके लिए कि जो मेन टॉपिक है उनके 150 प्रश्न ले आएंगे, लेकिन पहले आपको बता देंगे ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं तो आप उसको पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए, पौधों के, और ये ध्यान रखना मेरे भाई, इसको वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम का जो है क्लास भी चल रहा है इसी चैनल पर, ठीक है। ऐसे में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले होंगे वो इस पर क्लिक नहीं करेंगे अगर यूट्यूब उनको दिखाएगा तो। जब वो क्लिक नहीं करेंगे तो यूट्यूब आगे नहीं भेजेगा, इस पर व्यूज बहुत कम आएंगे। अगर बहुत कम व्यूज आते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार क्या ही हम पढ़ा रहे हैं, फालतू में मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को देखना ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, बीच में बंद कर देते हैं, है ना, एक क्लासेस लाना बंद कर देते हैं। क्योंकि आपका जो कोर्स है, PDF कोर्स है, वो ऑलरेडी हम पूरा करवा ही चुके हैं, सारी यूनिट आपको दे चुके हैं, तो फिर हम प्रैक्टिस भी करवाना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, यानी ठीक ठाक व्यूज आ जाने चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलिए
अगला देखिए, पौधों के लिए कुल कितने पोषक तत्वों को आवश्यक यानी एसेंशियल माना गया कि इतने पोषक तत्व तो होने ही चाहिए, तो वो हैं आपके 17 पोषक तत्व हैं, 17 न्यूट्रिएंट्स हैं, ध्यान रखना। 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा खोजा गया है जो लेग्यूम फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, वो है कौन? निकिल है, जो सबसे लास्ट में खोजा गया था। अगला, मृदा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। मृदा की नमी मापने के लिए टेंसियोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। अगला देखिए 36 नंबर, टेंसियोमीटर किस प्रकार की मृदा के में सबसे अच्छी तरीके से काम करता है? तो रेतीली या बलुई मिट्टी में ये बहुत अच्छे से काम करता है। ह्यूमरस का निर्माण मुख्य रूप से किन दो कार्बनिक यौगिकों के टूटने से होता है? तो ह्यूमरस का निर्माण होता है लिग्निन और प्रोटीन के टूटने से। अगला, पीएफ पैमाना, पीएफ पैमाना जो मृदा नमी तनाव को मापता है, किसने विकसित किया था, किसने बनाया था पीएफ पैमाने को? तो पीएफ पैमाने को आर.के. स्कोफील्ड के द्वारा 1935 में बनाया गया था। 15 वायुमंडलीय दाब यानी कि 15 एटीएम टेंशन पर मृदा में मौजूद नमी को क्या कहा जाता है? इसको हम स्थायी म्लानी बिंदु कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसको कहा जाता है। 40 नंबर देखिए, हवा द्वारा मृदा अपरदन कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 0.1 से लेकर के 0.5 mm आकार के कण उछलते हुए चलते हैं, यानी कि इतनी तेज हवा चलती है कि इतने जो वाले जो कण होते हैं वो इस तरह से उछल कूद मचाते हुए चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साल्टेशन या फिर उच्छलन कहते हैं। उछल उछल कर चलेंगे, उच्छलन कहलाएगा। 0.1 से 0.5 mm तक इसकी जो है डेंसिटी होती है। अगला 41, मृदा निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊपरी संस्तर से खनिज घुलकर निचले संस्तर में जमा हो जाते हैं क्या कहलाती है? इसको हम पोडजोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखो पोडजोलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? पोडजोलाइजेशन कहते हैं। अगला, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो अगर हम दलहनी फसलों की बात करते हैं, इनकी जड़ों की ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या पाया जाता है? तो इसमें आपको देखना है लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। अगला, लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो अति आवश्यक होता है? ये कोबाल्ट होता है। जितना ज़्यादा कोबाल्ट होगा उतना ज़्यादा लेग हीमोग्लोबिन बनेगा, और लेग हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा वो वायुमंडल से जो है आपके नाइट्रोजन को खींच पाएंगी। अगला 44 क्या है? कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक अम्लीय प्रकृति का होता है और चाय की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? यह आपका अमोनियम सल्फेट है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है और चाय की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद रहता है? तो भाई एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए 46 है, बाययूरेट जो यूरिया के निर्माण के दौरान बनता है, पौधे के किस भाग में अधिक होने पर विषैला हो जाता है? तो भाई 1.5% से अगर अधिक हो जाएगा बाययूरेट, तो ये फिर क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा। 47 देखिए, मृदा में स्यूडोमोनास जीवाणु मुख्य रूप से किस हानिकारक प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो विनाइट्रीकरण में ये भाग लेते हैं स्यूडोमोनास जीवाणु। किस मृदा में कैल्योनाइट क्ले खनिज की प्रधानता होती है? ये खनिज किस मृदा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये आपका लाल मृदा, रेड सॉइल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मृदा से जल के वाष्पीकरण को कम करने के लिए मिट्टी की सतह को ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको मल्चिंग कहते हैं, जिससे कि जो आपकी पानी वो कम मात्रा में ऊपर इसका वाष्पीकरण हो सके, मृदा में ही रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? ऊपर से इसको ढक देते हैं, जिससे धूप नहीं पहुंचेगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा। अगला 50 नंबर, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की पुरानी निचली पत्तियों पर वी आकार का पीलापन पड़ जाता है? बताइए कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो वी आकार का पीलापन आपको पौधों की पत्तियों पर देखने को मिलने लगेगा। 51 नंबर देखिए, मृदा में नमी का मापन करने के लिए प्रयुक्त न्यूट्रॉन नमीमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये न्यूट्रॉन नमीमीटर जो है वो न्यूट्रॉन के मंदीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए 52 नंबर, मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए पीएच मान पर सबसे अधिक होती है, यानी कौन से पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक होती है? 6.5 से लेकर के 7.5 तक पीएच मान अगर होगा तो ये जो है उपलब्धता सबसे अच्छी होगी फास्फोरस की। 53, पौधों में हिडन हंगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो E.J. सैनफोर्ड महोदय के द्वारा पौधों में हिडन हंगर नामक बीमारी का पता लगाया गया था। जल भराव वाली मृदा में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? विनाइट्रीकरण और अमोनिया वाष्पीकरण में के रूप में जो है सबसे ज़्यादा मतलब मृदा की हानि होती है, मृदा में नाइट्रोजन की हानि होती है। कैसी वाली मृदा में? जल भराव वाली मृदा में, वही धान की खेत वाली जो मृदा होती है। 55, मृदा के किस संस्तर को इक्विविल संस्तर या फिर निश्चालन संस्तर कहा जाता है भाई? तो A2 या E संस्तर को हम क्या कहते हैं? इक्विवियल संस्तर कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं निश्चालन संस्तर भी कहते हैं। 56 देखिए, मृदा के किस संस्तर को इक्विवियल संस्तर या संरचना संस्तर का संचयन जो है संस्तर कहा जाता है? तो ये आपका बी स्तर है, बी स्तर यानी बी हॉरिजॉन को हम क्या कहते हैं? इक्विवियल संस्तर कहते हैं, या फिर संचयन संस्तर हम इसको कह सकते हैं। अगला देखिए
56 हो गया ना, अब 57। मृदा प्रोफाइल में सोलम के अंतर्गत कौन कौन से संस्तर शामिल है तो सोलम के अंतर्गत ए और बी संस्तर शामिल है, ध्यान रखना। हॉरिजॉन जो आपके ए प्लस बी हैं ये शामिल रहेंगे इसमें, किसमें, सोलम में। अगला, जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 29.2% कैल्शियम होता है, 18.6% सल्फर होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला 59, लवणीय मृदा यानी कि सलाइन एल्काइन जो सॉइल होती है कि विद्युत चालकता ईसी, ईएसपी और पीएच का मान कितना होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ईसी आपकी कितनी होगी, 4 होगी, ईएसपी 15% होगी और पीएच मान 8.5 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 60 नंबर, भारत के किस राज्य में लवणीय मृदा सलाइन जो सॉइल है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये आपको गुजरात में सलाइन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मिलेगा। कच्छ का जो रण है ना, कच्छ का रण पूरा सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लवणीय मिट्टी का कहाँ पर है? गुजरात में है। 61 देखिए, मृदा में स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला अवायवीय जीवाणु कौन सा होता है भाई, बताइए कौन सा है? तो ये आप ध्यान रखना, ये आपका क्लोस्ट्रीडियम है। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम है। आगे बढ़ें, मृदा में स्वतंत्र रूप से रहने वाला वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा? ये आपका एजोबैक्टर होता है जो स्वतंत्र रूप से रहता है और एरोबिक यानी कि वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला 63, पौधे बोरोन का अवशोषण मुख्य रूप से किस रूप में करते हैं? तो बोरिक एसिड के रूप में पौधे बोरोन का अवशोषण करते हैं। H3BO3 इसका सूत्र हो जाएगा बोरिक एसिड का। 64, मृदा परीक्षण के जनक यानी फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग के रूप में किसे जाना जाता है? ई ट्रूओग महोदय को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, स्टार लगा लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 24% तक सल्फर अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है। 66, पौधों के लिए एनर्जी करेंसी के रूप में किस पोषक तत्व को जाना जाता है? तो फास्फोरस को पौधों में एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। मृदा संरचना की कौन सी श्रेणी जल के प्रवेश के लिए सबसे खराब मानी जाती है? तो फ्लैटी संरचना जो है वो जल के प्रवेश के लिए सबसे खराब मानी जाती है। 68 नंबर देखिए, मृदा में किस तत्व की अधिकता से पौधों में मोलिब्डेनम की विषाक्तता हो जाती है और पशुओं में टीलेट नामक रोग हो जाता है? तो ये आपका मोलिब्डेनम एमओ है। एमओ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी मतलब एमओ की विषाक्तता हो जाएगी और पौधों में रोग होगा कौन सा? टीलेट रोग हो जाएगा। ठीक है, पशुओं में टीलेट रोग हो जाता है, पशु खाते हैं चारा, फिर ये टीलेट रोग हो जाता है। अगला, मृदा वायु सॉइल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य वायुमंडलीय वायु से कितनी प्रतिशत अधिक होती है? लगभग 8 से 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, अगला, जब मृदा का पीएच 7 से कम होता है तो किस प्रकार के आयन की सांद्रता बढ़ जाती है? हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है जब पीएच का मान 7 से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्रेजी टॉप ऑफ मेज रोग किस तत्व की कमी या असंतुलन से संबंधित है? तो जिंक और बोरोन की कमी से संबंधित है क्रेजी टॉप ऑफ मेज। अगला, मृदा विज्ञान में पीट मृदा की क्या विशेषता होती है? पीट सॉइल की क्या विशेषता होती है? तो इसमें आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यही जो है इसकी विशेषता होगी। पीट मृदा की विशेषता क्या होगी? ये कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो इसमें अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 73, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधे करेंगे। मृदा में घुलनशील लवणों की जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो घुलनशील लवणों की जमाव की प्रक्रिया को सैलिनाइजेशन कहते हैं, ध्यान रखना है। मृदा के कण घनत्व का औसत मानक कितना होता है? कितना औसत मानक होता है मृदा के कण घनत्व का? तो 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 75 प्रश्न पूरे होते हैं, आधे पर अपन पहुंच गए हैं। समय कितना हुआ? 22 मिनट हुआ, तो बस अगले 20 मिनट में हम पूरा कंप्लीट 150 प्रश्न कर लेंगे। 76 नंबर देखिए, किस मृदा गण सॉइल ऑर्डर में न्यूनतम संस्तर विकास मिनिमम हॉरिजन डेवलपमेंट पाया जाता है? तो ये आपका कौन सा होगा? एंटीओसोल हो जाएगा, एंटीसॉल। ठीक है, 77, पौधे आयरन Fe का अवशोषण मुख्य रूप से किस रूप में करते हैं? तो फेरस के रूप में करते हैं। Fe 2 धनाएं के रूप में जो है आयरन का अवशोषण करते हैं पौधे। 78 देखिए, 78 है, मृदा में नमी का तनाव मापने की इकाई क्या होती है? बार या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं। मृदा की नमी का तनाव मापने की जो इकाई होती है वो आपकी बार या फिर एंटीमॉस्फेयर होती है। किस खनिज को पोटास का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो ये आपका फेल्ड्स्पार और माइका है जिसे हम पोटास का मुख्य स्रोत मानते हैं। अगला देखिए 80 नंबर, लवणीय मृदाओं को सुधारने की सबसे प्रभावी और सस्ती भौतिक विधि कौन सी है? तो लीचिंग विधि सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी है। निश्चालन या पानी भर करके बहाना। 81, पौधों में वीट पटेल रोग
और ये बहुत फेमस है ना, वीप टेल रोग। वीप टेल रोग जो है वो बहुत फेमस है, विशेष करके फूल गोभी में होता है। किस तत्व की कमी से ये हो जाता है भाई? तो कौन से तत्व की कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वीप टेल रोग जो है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछा ही जाएगा, इस पर तो 3-4 स्टार लगा लो। शुक्ला सर ने कह दिया BBI है ये, मतलब ये तो पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली बात, ये कौन से उसमें होता है सब्जी में? तो फूल गोभी में होता है, मोलिब्डेनम की जो है कमी की वजह से होता है। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कार्बनिक कार्बन को किस गुणांक से गुणा किया जाता है? तो 1.724 से गुणा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 83, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार और उर्वरक के रूप में किया जाता है? अम्लीय मृदाओं के सुधार और उर्वरक के रूप में, एसिडिक सॉइल्स के उर्वरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं रॉक फॉस्फेट का। अगला, मृदा सतह से जल के नीचे की ओर गति, यानी कि ये सतह है, अब जल नीचे की ओर गति कर रहा है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पार्कोलेशन। क्या कहते हैं? पार्कोलेशन। 85, सूखी मृदा में जल के प्रथम प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि बहुत टाइम से यहाँ पर धूप पड़ रही है, ठीक है, एकदम से बारिश का मौसम आ गया, बादल घिर करके आ गए हैं, अब ये बादल क्या कर रहे हैं? बारिश करवा रहे हैं। अभी तक ये सूखी मृदा थी, अब इस सूखी मृदा पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो पहली जब बूंदें गिरती हैं, प्रथम प्रवेश प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम इनफिल्ट्रेशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला, भारत में निर्मित पहला रासायनिक उर्वरक कौन सा था? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जो है भारत में निर्मित पहला रासायनिक उर्वरक था। 87, सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP में फास्फोरस P2O5, सल्फर और कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो देखो 16% P2O5 होगा, 12% सल्फर होगा और 19% कैल्शियम पाया जाता है। इसकी मात्रा आपको ध्यान रखनी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, 88, मृदा में जिप्सम की आवश्यकता ज्ञात करने की विधि किसने दी थी? तो ये सोमेकर और मैकलिन और प्रेट महोदय के द्वारा दी गई थी, ध्यान रखना है। अगला, 89, पौधों की कोशिकाओं में रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियंत्रित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है, ये भी कई बार पूछा गया है ना। जब रंध्र खुलेंगे बंद होंगे तभी पौधे सांस ले पाएंगे, और इसको कंट्रोल कौन करता है? पोटेशियम करता है, सूत्र इसका K होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन या मृदा जनित बीमारियों को रोकने के लिए मृदा का कौन सा उपचार किया जाता है? इसको हम कहते हैं सोइलाइजेशन। क्या कहते हैं? सोइलाइजेशन। ठीक है, सोइलाइजेशन इसको कहते हैं, या फिर इसे फंगीसाइड उपचार भी कहते हैं। अगला देखिए 91, वायुदार अपर्दन में जब मिट्टी के कण 0.5 mm से अधिक धरातल पर रेंगते हुए चलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? इसको हम सरफेस क्रीप कहते हैं, सतही सर्पण कहते हैं। ये पूरा पढ़ा रखा थ्योरी में, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं हमने। मृदा वर्गीकरण की 7वीं सन्निकटता प्रणाली किसने विकसित की थी? बताइए किसने प्रणाली की थी? आपकी 7th अप्रोक्सीमेशन प्रणाली किसने विकसित की थी? तो USDA, संयुक्त राज्य अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा ये जो है 17th अप्रोक्सीमेशन प्रणाली चालू की गई थी। अगला 93 देखिए, कंकाल या चूने की सख्त परत मृदा के किस संस्तर में बनती है? बताइए कौन से जो है परत में ये बनती है? तो ये बनती है C संस्तर या B संस्तर के निचले भाग में। C हॉरिजॉन में बनती है या फिर लोअर B हॉरिजॉन में ये बनती है। 94, मृदा में कार्बनिक पदार्थ अपघटन की दर सबसे तेज किस तापमान पर होती है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सबसे तेज होती है। अगला 95, धान के खेत में नाइट्रोजन की दक्षता एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में उर्वरक मिलाया जाना चाहिए? जो अपचयी क्षेत्र होते हैं, रिड्यूस्ड जो जोन होते हैं, इसमें जो है आपको उर्वरक मिलाया जाना चाहिए। म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP का रासायनिक नाम और उसमें पोटास K2O की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो रासायनिक नाम इसका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl होता है, 60% इसकी मात्रा होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला, तंबाकू और आलू की फसल में किस पोटास उर्वरक का प्रयोग करने से गुणवत्ता उसकी खराब हो जाती है? तो म्यूरेट ऑफ पोटास का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं यानी कि KCl क्लोराइड आयन के कारण जो है इसकी जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। म्यूरेट ऑफ पोटास का जो है पोटास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 98, मृदा में फास्फोरस की गतिशीलता किसके कारण होती है भाई? फास्फोरस की जो मोबिलिटी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा जो है फास्फोरस की गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है। अगला 99, किस प्राथमिक खनिज प्राइमरी मिनरल को मृदा का सबसे कठोर घटक माना जाता है? तो यह है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को सबसे कठोर घटक मानते हैं। 100 नंबर देखिए, सेंचुरी अपनी हो रही है यहाँ पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब और कहाँ से चालू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई, ठीक है। तो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी। अगला 101, धान में होने वाला प्रसिद्ध खैरा रोग मृदा में किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है ना। तो जिंक की कमी से, जस्ते की कमी से खैरा रोग हो जाता है। अगला 102, मक्के में सफ़ेद कली रोग किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? तो जिंक की कमी को दर्शाता है सफ़ेद कली रोग। अगला देखिए, पौधों में शर्करा के शुगर के निर्माण और स्थानांतरण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो बोरोन आवश्यक होता है। बोरोन की वजह से पौधों में शुगर का निर्माण होता है और उसका स्थानांतरण होता है। अगला ट्रांसलोकेशन होता है ना। 104, पादप पोषण में न्यूनतम का नियम
ये का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जेबी लीविंग महोदय के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। मृदा अपरदन को मापने के लिए सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण ये किसने दिया था? ये दिया था विस्मेयर और स्मिथ महोदय ने। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, विस्मेयर और स्मिथ महोदय के द्वारा दिया गया था सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण। ठीक है, तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन USLE इसको कहते हैं। ये भी आपको पूरा अच्छे से हमने जो है थ्योरी नोट्स में समझा रखा है, पूरा लिख करके दिया है कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, 106 मृदा निर्माण का प्रसिद्ध समीकरण S बराबर F ClBrP, मतलब पूरा ये दे रखा, क्लोरीन बोरोन है ना, फास्फोरस, इन सब का नाम दे रखा है। किस मृदा वैज्ञानिक के द्वारा ये दिया गया था? तो हंस जोनी के द्वारा ये दिया गया था, और ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से अपने थ्योरी नोट्स में करा रखा है। जो थ्योरी पढ़ करके आए होंगे वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। 107 मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से माने जाते हैं? तो जलवायु और जीवमंडल को हम मृदा निर्माण का सक्रिय कारक मानते हैं। 108 मृदा में सिलिका के निष्कासन और आयरन और एल्यूमिनियम के संचय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम लेटराइजेशन कहते हैं। 109 देखिए, किस क्ले खनिज में पानी मिलने पर सिकुड़ने और फैलने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये आपका मोंटमोरिलोनाइट होता है, जिसमें सिकुड़ने और फैलने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है अगर उस पर पानी डाला जाए तो। 110 भारत की काली कपास मृदाओं में मुख्य रूप से कौन सा क्ले खनिज पाया जाता है? यही पाया जाता है आपका मोंटमोरिलोनाइट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला, जई-ओट का ग्रे स्पेक रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाता है? तो जई में एक रोग होता है जिसे हम ग्रे स्पेक रोग कहते हैं, मैग्नीज की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। 112 मटर का मार्स स्पॉट जो रोग है मृदा में किस तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से मटर का मार्स स्पॉट भी हो जाता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग या ब्राउन रॉट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बोरोन की कमी के कारण फूल गोभी में ब्राउनिंग या ब्राउन रॉट नामक रोग हो जाता है। 114 आलू में भंडारण के समय ब्लैक हार्ट रोग किस गैस की कमी के कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। पौधों में लग्जरी कंजम्पशन या आवश्यकता से अधिक अवशोषण किस पोषक तत्व से संबंधित है? तो ये पोटेशियम से संबंधित है। अगला देखिए 116 पौधों में रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये पोटेशियम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 117 किस रासायनिक उर्वरक को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मृदा पर उदासीन प्रभाव डालता है? तो यह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN जो होता है इसे किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। 118 किसान खाद CAN में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 25 से 26% तक प्रतिशत मात्रा होती है। अगला, निर्जल अमोनिया उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो सभी उर्वरकों में सबसे अधिक है। जो निर्जल अमोनिया होता है इसमें 82% तक उर्वरक पाया जाता है, जो सबसे अधिक हो जाता है। 120 सबसे अधिक तुल्यांकीय अम्लता यानी कि तुल्यांकीय अम्लता इक्विवेलेंट एसिडिटी 148 किस उर्वरक की होती है? तो ये निर्जल अमोनिया की होती है, इसीलिए तो 82% पाया जाता है। अगला, नाइट्रीकरण प्रक्रिया के पहले चरण में कौन सा जीवाणु मृदा में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है? तो ये आपका नाइट्रोसोमोनास होता है। ठीक है, अगला देखिए 122 पानी से भरे खेत में एजोला फंड का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो धान की फसल में एजोला फंड का प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि FYN में कार्बन और नाइट्रोजन का आदर्श अनुपात कितना होता है? तो 20:1 से 30:1 के बीच में होता है। अगला, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा अकार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप जैसे कि NH4+ में टूटना या परिवर्तित होना क्या कहलाता है? इसको हम खनिजीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, 125 पर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनियम और नाइट्रेट का कार्बनिक रूप में बदलना जिससे यह पौधों के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो जाता है क्या कहलाता है? इसको हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए 126 मृदा संरक्षण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? H बेनेट को मृदा संरक्षण के पिता के रूप में जानते हैं। 127 वायु अपरदन की प्रक्रिया में निलंबन द्वारा उड़ने वाले अति सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 0.1 mm से कम होता है। वायु अपरदन में मृदा की सर्वाधिक हानि कुल 50 से 75% किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? उच्छलन या फिर साल्टेशन प्रक्रिया के द्वारा होती है। 129 देखिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी यानी कि ISSS के वर्गीकरण के अनुसार क्ले कणों का आकार कितना होता है? तो 0.022 mm से कम होता है क्ले कणों का आकार। ISSS के अनुसार महीन बालू के कणों का आकार कितना होता है? 0.2 mm से 0.02 mm तक महीन बालू का आकार होता है। अगला 131 ओवन में पूर्ण रूप से सूखी खाद का PF मान नमी तनाव कितना होता है? तो ओवन की अगर हम बात करते हैं तो नमी तनाव 7.0 होता है। क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी की स्थिति पर मृदा में जल का PF मान है, यहाँ पर pH नहीं है, ध्यान रखना, PF मान की बात की जा रही है। PF मान कितना होता है? क्षेत्र क्षमता की स्थिति के आधार पर 2.53 होता है, ध्यान रखना PF मान। अगला, पृथ्वी की भूपरपट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट में वजन के हिसाब से सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये ऑक्सीजन है, लगभग 46.6% पाया जाता है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला
खनिज समूह कौन सा है? तो ये फेल्डस्पार है जो सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में। 135 मृदा रंध्रता की गणना करने का सही सूत्र क्या है? तो ये आपका 100 माइनस स्थूल घनत्व डिवाइड बाई कण घनत्व इंटू 100 हो जाता है। ठीक है। मृदा में जस्ता जिंक की कमी का जल्दी पता लगाने के लिए किस फसल को सूचक पौधों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कि इसमें जिंक की कमी हो रही है? तो ये अगर फसल ऐसा रिएक्ट करेगी तो जिंक की कमी मानी जाएगी। कौन सी होती है? मक्का की फसल होती है। ठीक है। अगला, बोरोन पोषक तत्व की कमी का पता लगाने के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? सूरजमुखी का प्रयोग करते हैं। सूरजमुखी बो देंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि बोरोन की कमी है या नहीं है। 138 मृदा में फास्फोरस की कमी का संकेत देने वाली कौन सी फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है? फास्फोरस की कमी कौन बताएगा? सरसों या फिर तोरिया जो है ये फास्फोरस की कमी को बता देगा। 1 ग्राम स्वस्थ मृदा में सूक्ष्म जीवों की कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? भाई जीवाणु बैक्टीरिया का सबसे अधिक प्रतिशत होता है 1 ग्राम स्वस्थ मृदा में। अगला 140 मृदा के कुल सूक्ष्म जैविक बायोमास कुल वजन भार में सबसे अधिक योगदान किस सूक्ष्म जीव का होता है? कवक यानी फंगाई का सबसे अधिक योगदान जो है इसमें होता है। अगला 141 कौन सा मुक्त जीवित फ्री लिविंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु अम्लीय मृदाओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? ये आप ध्यान रखना, अम्लीय मृदाओं के लिए जो सबसे अच्छा मानते हैं वो है बेइजेरिंकिया, है ना, रिंकिया के पापा बेइजेरिंकिया। अगला डीएपी उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 18% नाइट्रोजन रहेगा और 46% फास्फोरस रहेगा। ध्यान रखना 18-46 का अनुपात यहाँ पर होता है। नींबू वर्गीय फसलों में यूरिया का पर्णी छिड़काव करते समय बायोयूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 144 मृदा में केसकी जल जो कैपिलरी वाटर होता है जो पौधों को आसानी से पानी उपलब्ध कराता है किन 2 वायुमंडलीय दबावों के बीच में पाया जाता है? तो 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर के बीच में ये पाया जाता है, एटीएम के बीच में पाया जाता है। अगला 145 जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा में होती है? ये क्ले यानी मटियार मृदा में सबसे अधिक वाटर कैपेसिटी होती है। 146 अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस का स्थिरीकरण मुख्य रूप से किन तत्वों के द्वारा होता है? तो आयरन और एल्यूमिनियम के द्वारा फास्फोरस का स्थिरीकरण किया जाता है अम्लीय मृदाओं में। 147 क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस का स्थिरीकरण मुख्य रूप से कैसे होता है? तो क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम के द्वारा जो है इसका स्थिरीकरण होता है। 148 कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है और इसका केंद्रीय परमाणु होता है? कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। किस क्ले खनिज की धनायन विनिमय क्षमता यानी सीईसी 3 से 15 के बीच में होती है जो सभी खनिजों में सबसे कम है? तो ये कौन सा है? केओलिनाइट है। अगला देखिए 150 जीव जंतु केंचुओं और पौधों की जड़ों द्वारा मृदा संस्तरों की प्राकृतिक रूप से उलटने पलटने या मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसे हम पेडोटर्बेशन कहते हैं। भाई केचुआ चलेगा तो ये ऊपर ऊपर मिट्टी भुरभुरी करता जाता है, तो क्या करता है? मिट्टी को आपस में मिला देता है। इस प्रक्रिया को हम पेडोटर्बेशन कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 प्रश्न थे जो हमने आपको करवा दिए हैं और बार बार ईएसबी के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं, अभी रिजल्ट आया है फॉरेस्ट गार्ड का, डिप्टी जेलर का। ठीक है, उन्होंने जिन लोगों ने रिजल्ट लिए मतलब जिन लोगों ने नोट्स लिए थे उनका क्या रिजल्ट रहा, उन्होंने क्या कहा वो आप देख सकते हैं। इनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया डिप्टी जेलर में। ठीक है सर, आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक दिया ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है। वंस अगेन थैंक यू। ठीक है, और इनका एग्जाम निकल चुका डिप्टी जेलर का, सहायक जेल अधीक्षक का, एसपी लेवल का अधिकारी होता है भैया। पहले पीएससी कराती थी, अब जो है अपना व्यापम करा रहा है। उसके बाद में ये एक और भाई इनका जेल पैरी निकला है सर, जेल पैरी क्वालिफाई हो गया, आपके क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिली थी। उसके बाद में ये एक भाई है एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्मी से हैं। ठीक है, इन्होंने जेल पैरी का एग्जाम दिया था, ये खुद कह रहे हैं। देखिए, डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्ट लिस्टेड फॉर जेल 1 पैरी एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर बाई योर ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस एंड आई थिंक दैट दिस सक्सेस कम बाई सक्सेस जंक्शन। ठीक है, कभी भोपाल आइएगा तो जरूर मिलिएगा, ये भोपाल में रहते हैं। ठीक है सर, कभी भोपाल चक्कर लगेगा तो मिलते हैं आपसे। उसके बाद एक और बहन है जिनका ये रिजल्ट आया, उनका क्या कहना है? साफ साफ दिख नहीं रहा है सर, जैसा आपने बताया था वैसा ही फॉलो किया और सारी टेस्ट जो आपने कराई थी उस टेस्ट दी थी। हाँ, मैं भी क्वालिफाई हो गई, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पर इनका हमने जब इन्होंने मैसेज किया था तो हमने पढ़ा था डिप्टी जेलर में इनका भी हो गया है। ठीक है, ये देखो सेकंड में डिप्टी जेलर में ही इनका हुआ है। ठीक है, बाकी ये देख सकते हैं आप, जिन लोगों की पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे नोट्स ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं
और जैसे ही आपको इस पर पेमेंट करेंगे ना, या आपको ऊपर देखो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट पर जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको जो हम लिंक सेंड करेंगे उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पीडीएफ ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और वहाँ पर आपको इस ग्रुप की ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसकी आपको वीडियो की लिंक भी मिलेगी, साथ में आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसी में करंट अफेयर का भी एक चैनल है जिस पर क्लिक करके आपको करंट अफेयर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर के भी सारे जो है करंट अफेयर डेली मिलती है। ठीक है, तो हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर फोटो फॉर्म में दिया जाता है। आज की भी करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की हमने डाल दी है। चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन 777। ठीक है, सर्च करना, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, इसको शेयर जरूर करना जिससे अच्छे व्यूज़ आ सकें और हमको भी लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो फिर हम क्लासेज लगातार लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सुपर मैराथन आएगी 150 प्रश्नों की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।